नेक्स्ट में हम प्रारंभ कर रहे हैं वीबीटी के आधार पर किसी भी दिए गए संकुल की ज्यामिति और उसका संकरण कैसे निर्धारित किया जाता है, उसको हम कुछ उदाहरणों के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, जिसमें से कुछ उदाहरण महत्वपूर्ण यहाँ पर ले रखे हैं। जिसमें पहला है हेक्साएमिन क्रोमियम, जिसके अंदर म्यू का मान या द्विध्रुव आघूर्ण का मान 3.86 दे रखा है, अर्थात इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 3। सेकंड वाले के अंदर FeF6 3- हेक्सा फ्लोरिडो आयरन या इसकी जगह आ जाएगा फेरेट, और ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर कितनी होगी 3। तो यहाँ पे FeF6 3- संकुल के अंदर आपको म्यू या द्विध्रुव आघूर्ण 5.94 दिया गया है, जिससे ज्ञात होता है n का मान कितना हो गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें 5। ऐसे ही NiCu होल 4, जिसके अंदर म्यू का मान 0 अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण 0, अर्थात इसमें n भी एक भी नहीं है, अर्थात यह यौगिक प्रतिचुंबकी प्रकृति प्रदर्शित करेगा। इसके अलावा NiCl4 2- संकुल दे रखा है, जिसमें म्यू का मान 2.38 है, अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है। इसके अलावा पांचवा एग्जाम्पल है CuNH3 होल 4 2+, और इसमें म्यू का मान 1.73 BM है, अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 1। और इन 5 उदाहरणों के को अगर हम ज्यामिति और संकरण के ज्ञात करने के लिए प्रक्रिया को प्रदर्शित करें तो इसमें मूलतः 4 पॉइंट या 4 पदों का उपयोग किया जाता है। और इसमें 4 पदों में सबसे पहले कोई भी संकुल दिया जाए उसका सेंट्रल एटम कौन सा है, सेंट्रल एटम ज्ञात करेंगे। सेंट्रल एटम की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करेंगे, या तो नाम दिया है तो संरचना बता करके फिर उसकी ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करें, या फिर ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर इलेक्ट्रॉन त्याग करके उसका धनायन बनाएं। धनायन बनाने के बाद में उस धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से उसकी आद्य अवस्था या ग्राउंड स्टेट निर्मित करें। तो पहले पद में ग्राउंड स्टेट या आद्य अवस्था कक्षकों में इलेक्ट्रॉन वितरण करके प्रदर्शित करनी है। उसके बाद में सेकंड में हम लेंगे म्यू के आधार पर रीअरेंज्ड स्टेट ज्ञात करेंगे या पुनर्व्यवस्थित अवस्था ज्ञात करेंगे। यदि म्यू दिया गया, इसमें वीबीटी के अंदर हमेशा दे रखा होगा, तो दिए गए म्यू की सहायता से इलेक्ट्रॉन रीअरेंज करते हुए हम उसकी रीअरेंज्ड स्टेट प्रदर्शित करेंगे, जिसमें निश्चित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उतने ही होने चाहिए जितना कि म्यू का मान प्रश्न में दे रखा है। उसके बाद में आता है समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर की सहायता से हम संकरण प्रदर्शित करेंगे, अर्थात कितने बंध केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बन रहे हैं उपसय संयोजक बंध, उन बंधों की संख्या के बराबर हम रिक्त कक्षक लेकर के उनका संकरण प्रदर्शित करेंगे, और ये समन्वय संख्या से ज्ञात होता है, या लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है उनकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या से ज्ञात होता है, अर्थात यहाँ से संकरण ज्ञात हो जाएगा। और जब संकरण ज्ञात हो जाए तो संकरण की सहायता से हम ज्यामिति भी ज्ञात कर सकते हैं, और यहाँ पर ज्यामिति का निर्धारण करने की प्रक्रिया वीबीटी के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो हम एक एक एग्जाम्पल लेके प्रदर्शित करते हैं, जिसमें पहला एग्जाम्पल है क्रोमियम का। तो क्रोमियम के एग्जाम्पल को लेके प्रदर्शित करें। एग्जाम्पल है हमारे पास में CrNH3 होल 6 और चार्ज है 3+। पहले पद के अंदर अगर हम प्रदर्शित करें तो नंबर 1 में सेंट्रल एटम कौन सा है, तो इसमें क्रोमियम सेंट्रल एटम है, जिसका आपको परमाणु क्रमांक याद रखना है, कितना है 24। और परमाणु क्रमांक अगर आ जाए तो उसके बाद में आप ज्ञात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अवस्था क्या से ज्ञात होगी, अमोनिया लिगेंड पर कोई आवेश नहीं है, इसका मतलब संकुल का आवेश ही क्रोमियम का आवेश है, और इसी की ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी +3। ऐसी स्थिति में क्रोमियम 3+ का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्रोमियम, परमाणु क्रमांक है 24, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो ऑर्गन 3d4s कैसे लिखा जाएगा, ऑर्गन 18, 2 इसमें पहले भर दीजिए 20, और उसके बाद बचे 4 इसमें भरे जाएंगे। लेकिन ये अस्थायी विन्यास है, इसलिए इसका स्थायी विन्यास होता है 1 इलेक्ट्रॉन s से इसमें आकर के अर्धपूरित विन्यास 3d5 और 4s1 हो जाता है। ये क्रोमियम के आद्य अवस्था विन्यास को दर्शाता है, लेकिन चूंकि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 3 है, इसलिए ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करके बनाता है क्रोमियम 3+। ये केंद्रीय आयन है, और केंद्रीय आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो ऑर्गन 3d और 4s कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 3।
सबसे पहले बाह्यतम कोष का 1 इलेक्ट्रॉन निकालें, S कक्षक में 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं D कक्षक से, तो D कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3। तो 3D3 4s0 युक्त ये अवस्था प्राप्त होगी और इसी से हम ग्राउंड स्टेट या आद्य अवस्था प्रदर्शित करेंगे। और इसकी आद्य अवस्था दर्शाने के लिए सर्वप्रथम एनर्जी लाइन ड्रॉ करिए, फिर उसमें प्रदर्शित करिए D कक्षक 1 2 3 4 5 कक्षक है, S कक्षक कितना है? 1 है, P कक्षक इसमें बनाइए कितने हैं? 3 है। उसके बाद में इनका विन्यास लिखिए। 3D में इलेक्ट्रॉन है 3, हुंड के नियमानुसार प्रत्येक कक्षक में 1-1 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। उसके बाद की प्रक्रिया में क्या करेंगे? नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर हम 4s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है 0, 4p में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है 0 लिख दीजिए। उसके बाद में चेक करिए म्यू का मान कितना है, और इसके लिए म्यू का मान आपको दे रखा है 3.86, अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 दे रखे हैं। और चूंकि इसकी ग्राउंड स्टेट में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पहले से है, इसलिए इसकी रीअरेंज स्टेट बनाने की आवश्यकता नहीं है, इलेक्ट्रॉन को पुनर्व्यवस्थित या युग्मित करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर ये संकुल इसी रूप में बनेगा। उसके बाद में आपको जैसे ही रीअरेंज स्टेट नहीं बनानी है तो ग्राउंड स्टेट से ही प्रारंभ करेंगे, जिसमें आपको निकालना है समन्वय संख्या। समन्वय संख्या का निर्धारण कैसे होगा? अमोनिया यहाँ पर एकल दंतुक लिगेंड है, लिगेंडों की संख्या कितनी है? 6। तो यहाँ पर एक अमोनिया एक इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, तो 6 अमोनिया मिलकर के 6 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ उपसंयोजक बंध बनाएंगे, अर्थात समन्वय संख्या कितनी होगी? 6। तो एक क्रोमियम 6 अमोनिया के साथ 6 उपसंयोजक बंध बनाता है, इसकी समन्वय संख्या होगी 6। 6 समन्वय संख्या के लिए हमारे पास में रिक्त कक्षक कितने चाहिए? हमें रिक्त कक्षक चाहिए टोटल 6। 6 रिक्त कक्षक की गिनती कैसे करेंगे? निम्नतम ऊर्जा अवस्था से लेकर के हम कक्षकों की गिनती करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास का पहला रिक्त कक्षक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और ऐसी स्थिति में 6 रिक्त कक्षक ये हो गए। और इन 6 रिक्त कक्षकों से मिला करके यहाँ पर संकरण होगा। तो अगली स्थिति के अंदर यहाँ पर 6 रिक्त कक्षकों का संकरण होगा। और संकरण की प्रक्रिया के अंदर यहाँ पर जो आद्य अवस्था के D कक्षक 3 बचे, जिसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, सबसे पहले वो लिख देंगे। इसको कहा जाता है 3D3 विन्यास। और उसके बाद में 6 कक्षक संकरित हैं, तो इनकी ऊर्जा सभी की बराबर होगी, और बराबर ऊर्जा युक्त ये 6 संकर कक्षक आप निर्मित कर दीजिए। और इसमें प्रत्येक संकर कक्षक का नाम इसके आधार पर रखा जाएगा। आंतरिक D कक्षक पहले, फिर S और फिर P। तो यहाँ पर 2 D कक्षक हो गए D2, 1 S कक्षक और 3 P है। तो ऐसी स्थिति में संकरण हो जाएगा D2sp3। ये इसके संकरण को दर्शाएगा। तो संकरण हो गया D2sp3। और D2sp3 के अंदर यहाँ पर 6 NH3 लिगेंड दिए गए हैं, NH3, फिर NH3, फिर NH3, फिर NH3, फिर NH3। टोटल हो गए कितने? 1 2 3 4 5 6। 6 सिग्मा बंध बनेंगे और 6 यहाँ पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें भरे जाएंगे। और ऐसी स्थिति में संकुल निर्मित होगा, जो कि क्रोमियम के साथ 6 अमोनिया और 3+ आवेश युक्त संकुल निर्मित हो जाएगा। यहाँ पर ये क्रोमियम 3+ को दर्शा रहा है, और उधर अमोनिया लिगेंड 6 मिलकर के ये कॉम्प्लेक्स बना देंगे, जिसका संकरण हमारे पास में ज्ञात हो गया है D2sp3। D2sp3 में 6 संकर कक्षक है, तो ज्यामिति कैसी हो जाएगी? इसकी ज्यामिति हो जाएगी अष्टफलकीय। तो इसकी ज्यामिति होगी अष्टफलकीय। और चूंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसलिए ये अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा। और चूंकि इसमें आंतरिक D कक्षक प्रयुक्त किए जा रहे हैं, इसलिए यह यौगिक आंतरिक कक्षक संकुल कहलाता है। तो प्रक्रिया आपको ध्यान रखनी है।
एक तो ज्यामिति हो जाएगी अष्टफलकीय, अनुचुंबकीय प्रकृति और आंतरिक कक्षक संकुल या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या इसकी जगह हम अन्य नाम भी इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, दे सकते हैं। चक्रण युग्मित संकुल भी कहा जाता है, लेकिन इसमें चक्रण युग्मित नहीं है, इसलिए ज़्यादातर हम आंतरिक कक्षक संकुल या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से पहले एग्जाम्पल के अंदर हमने इस संकुल की ज्यामिति को प्रदर्शित किया। नंबर 1 सेंट्रल एटम आद्य अवस्था, दूसरे नंबर पर हमने म्यूस के आधार पर ज्ञात किया एन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 है, लेकिन आद्य अवस्था में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पहले से 3 है, इसलिए रीअरेंज स्टेट नहीं बनेगी। उसके बाद समन्वय संख्या से हमने ज्ञात किया रिक्त कक्षक कितने रिक्वायर्ड हैं, उन रिक्त कक्षकों को लेकर के संकरण करना है। संकरण के बाद की जो अवस्था आती है उसमें संकरण ज्ञात हो जाएगा और फिर सिग्मा बंधों को प्रदर्शित करते हुए संरचना बना दीजिए, जिसमें सभी संकर कक्षक समभ्रंश कक्षक की प्रकृति के होते हैं, इसलिए ऊर्जा समान रूप में प्रदर्शित करनी है। इसको हम निम्न कक्षक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि ये बंध नहीं बना रहा है तो आंतरिक कक्षक के रूप में होगा, ये बंध बना रहे हैं तो ये बाह्य कक्षक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। और जैसे ही संकरण पता चल जाए, ज्यामिति ज्ञात हो जाएगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से चुंबकीय प्रकृति ज्ञात हो जाएगी, और हम संकरण से ज्ञात कर सकते हैं कि आंतरिक डी कक्षक प्रयुक्त किए गए हैं या बाह्य डी कक्षक प्रयुक्त किए गए हैं, अर्थात आंतरिक या बाह्य कक्षक संकुल निर्मित हो रहा है। पहली प्रक्रिया यहाँ पर कंप्लीट होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं अगला, और ये है Fe F6 और 3- संकुल। इस संकुल का सेंट्रल एटम कौन सा है? इसका सेंट्रल एटम है Fe। Fe का परमाणु क्रमांक है 26, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3d6 4s0। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो 3d6 4s0 आपको ध्यान रखना है, ऑर्गन यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा हूँ। उसके बाद में लिखिए इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर +3, अर्थात आयरन Fe3+ के रूप में स्थित है, जिसका विन्यास हो जाएगा 3d4s। तो 4s होगा 0 और d के अंदर से इलेक्ट्रॉन एक और कम हो जाएगा तो 3d हो जाएगा 5। तो Fe3+ इसके सेंट्रल एटम है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हमने लिखा 3d5 4s0। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसकी ग्राउंड स्टेट को प्रदर्शित करेंगे। ग्राउंड स्टेट प्रदर्शित करने के लिए एनर्जी लाइन में सबसे पहले डी कक्षक बनाइए, डी कक्षक के बाद एस कक्षक उससे उच्च ऊर्जा युक्त, उसके पी कक्षक उससे उच्च ऊर्जा युक्त, तो 4p कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4s कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, तो सबसे पहले 5 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रदर्शित कर दीजिए। उसके बाद में चूंकि 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के अंदर यहाँ पर म्यू का मान आपको ज्ञात करना है वापस, तो यहाँ पर प्रश्न के अंदर म्यू का मान दे रखा है 5.94। इसका मतलब ये है कि इसमें 5.94 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 5 रहेगी। दशमलव के इधर जो अंक है वही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5, और 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चूंकि इसकी ग्राउंड स्टेट में पहले से ही दे रखे हैं या आद्य अवस्था में पहले से ही दिए गए, ऐसी स्थिति के अंदर हमें यहाँ पर पुनर्व्यवस्थित संरचना प्रदर्शित नहीं करनी है। और उसके बाद की बात करें तो पुनर्व्यवस्थित अवस्था नहीं करें तो इसी से समन्वय संख्या के आधार पर, अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर हम रिक्त कक्षक ज्ञात करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे ज्ञात होगा, F एकल दंतुक है, 6F है, अर्थात यहाँ पर 6 उपसे संयोजक बंध निर्मित होंगे, समन्वय संख्या होगी 6 समन्वय संख्या है। तो रिक्त कक्षक कितने चाहिएंगे, हमें रिक्त कक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी, होंगे 6, और 6 रिक्त कक्षक हम कहाँ से प्रारंभ करेंगे, अगर यहाँ से देखा जाए तो आद्य अवस्था में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अर्थात आंतरिक कक्षक कहीं प्रयुक्त नहीं हो रहे, तो हमें 6 कक्षकों के लिए यहाँ से प्रारंभ करना पड़ेगा, 1 2 3 4, और कम पड़ रहे हैं तो आप 4F के कक्षक भी लेंगे और लास्ट में 4D के कक्षक लेंगे, और यहाँ पर 4D के कक्षक अगर लिए जाते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो 5वां कक्षक D होगा और 6ठा कक्षक भी 4D से लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में 4S और 4D के इन कक्षकों को लेकर के क्या करेंगे, संकरण में निम्न ऊर्जा वाला कक्षक S
उससे उच्च ऊर्जा वाले 3 p कक्षक, उससे उच्च ऊर्जा वाले 2 d कक्षक, अर्थात इसका संकरण हो जाएगा sp3d2 संकरण। और sp3d2 संकरण को प्रदर्शित करें तो आद्य अवस्था में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेंगे, 1 2 3 4 5। और संकर कक्षक यहाँ पर कितने बन रहे हैं? 6, 1 2 3 4 5 और 6। और इसमें प्रत्येक संकर कक्षक के अंदर एक f सिग्मा बंध युक्त एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, तो 6f मिलकर के 6 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे और ऐसी स्थिति में यह संकुल निर्मित होगा। और इसमें 6 संकर कक्षक कौन से हैं? sp3d2 संकर कक्षक है। तो इसके संकरण का निर्धारण हो गया। संकरण से हम ज्ञात कर सकते हैं ज्यामिति, जो कि कैसी होगी? अष्टफलकीय ज्यामिति। और इसके अलावा इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो दिया गया संकुल कैसा होगा? अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा। और तीसरे नंबर पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर डी कक्षक कौन से लिए जा रहे हैं? बाहर वाले। तो ऐसी स्थिति में अर्थात बाह्य कक्षक के डी कक्षक प्रयुक्त किए गए हैं संकरण में, तो इसको हम नाम देते हैं बाह्य कक्षक संकुल। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास में संकुल की प्रकृति, उसकी चुंबकीय गुण और ज्यामिति का निर्धारण और संकरण का निर्धारण हम VBT की सहायता से कर सकते हैं। केवल हमें आवश्यकता पड़ेगी म्यू या द्विध्रुव आघूर्ण की। अगर द्विध्रुव आघूर्ण दिया गया है तो हम इन सभी के लिए इन प्रक्रियाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं नेक्स्ट में, और ये है NiCO4। इस पर कोई आवेश नहीं है। ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? 0। तो सबसे पहले हम प्रारंभ कर रहे हैं केंद्रीय परमाणु सेंट्रल एटम के रूप में। सेंट्रल एटम हमारे पास में कौन सा है? निकल। निकल का परमाणु क्रमांक होता है 28। 28 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d8 4s2 रहेगा। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? 0। इसका मतलब इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागा जाता है। अब 0 ऑक्सीकरण अवस्था कैसे आएगी? तो यहाँ से पता चल जाएगा। कार्बोनिल लिगेंड है, कार्बोनिल लिगेंड पर कोई आवेश नहीं है और संकुल पर भी कोई आवेश नहीं है। इसका मतलब निकल केंद्रीय परमाणु पर भी कोई आवेश नहीं है और यह बिना ऑक्सीकरण अवस्था के संकरण प्रक्रिया प्रदर्शित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अच्छी तरह से इसके विन्यास को या इसके संकरण को आपको ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हम स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था है 0। आद्य अवस्था हम इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से प्रदर्शित करेंगे। और निकल की अगर मैं आद्य अवस्था को प्रदर्शित करूं तो ऊर्जा आरेख के रूप में डी कक्षक कितने हैं? 1 2 3 4 5 और इसमें इनको लिखा गया 3D। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। 4s कक्षक बनाइए। 4s कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। 4p कक्षक बनाइए, 3 है और 4p में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। 4p हो जाएगा 0। अब आप फिर इलेक्ट्रॉन वितरित करिए। 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक कक्षक में भर दीजिए। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन का युग्मन प्रारंभ करिए। 6 7 8 तक युग्मन हो जाएगा और ऐसी स्थिति में यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन युग्म और 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इसके लिए म्यू का मान आपको दे रखा है, कितना है? 2.38 बोर मैग्नेट्रॉन, अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे? 1 मिनट, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है 4s2 और इसके लिए म्यू द्विध्रुव आघूर्ण का मान आपको दिया गया है कितना? 0, अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें एक भी नहीं। अब ऐसी स्थिति में यदि प्रदर्शित किया जाए तो आद्य अवस्था में 0 ऑक्सीकरण अवस्था में संकुल का निर्माण हो रहा है, लेकिन इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 दे रखी है, लेकिन वास्तव में इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आद्य अवस्था के अंदर उपस्थित है। तो ये 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे युग्मित होंगे वो प्रक्रिया आपको ध्यान में रखनी है। एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें 4s कक्षक पहले से भरा हुआ है और संकरण में 4s या s कक्षक के बिना सामान्य परिस्थितियों में संकरण संभव नहीं है, इसलिए s कक्षक आपको पूर्णतः खाली करना पड़ेगा।
तो s कक्षक को खाली करने के लिए आप क्या करिए, इन x कक्षक के दोनों इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर युग्मन कर दीजिए और ऐसी स्थिति में ये निम्न ऊर्जा अवस्था में स्थानांतरित होकर के सभी इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देंगे। द्विध्रुव आघूर्ण शून्य अर्थात सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 0। तो आद्य अवस्था में जो व्यवस्था थी उसको आप क्या करेंगे, s कक्षक को खाली करने के लिए s कक्षक के दोनों इलेक्ट्रॉनों का d कक्षक के साथ में युग्मन कर देंगे और D10 विन्यास प्राप्त करेंगे जो कि रीअरेंज्ड स्टेट कहलाती है। अब ये कैसे होगा, तो इसके लिए आपको एक प्रक्रिया ध्यान रखनी, एक तो म्यू दे रखा है इसके आधार पर और दूसरा आपको ध्यान रखना है, अब म्यू में गलती ये मत कर देना कि s कक्षक या d के इन इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर दें, d कक्षक खाली कर दें, क्योंकि d के बाद में s कक्षक नहीं है तो संकरण नहीं होगा और अगर आप s से शुरू करेंगे तो s कक्षक को खाली करना पड़ेगा, उसके बिना संकरण प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। सामान्य परिस्थितियों में आपको ध्यान रखना है। तो आपने s के दोनों इलेक्ट्रॉन युग्मित किए और रीअरेंज्ड स्टेट प्राप्त होगी जिसके अंदर जो कक्षक दिए गए हैं 1 2 3 4 5 उसमें पहले से 3 युग्मित इलेक्ट्रॉन थे और 2 और युग्मित हो गए। 3D में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 10 अर्थात म्यू का मान 0, युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 0। इसे हम कहते हैं रीअरेंज्ड स्टेट, रीअरेंज्ड स्टेट कहा जाता है। और इस रीअरेंज्ड स्टेट के बाद में आपके पास में खाली बचता है 4s एक कक्षक और 4p के कितने कक्षक बचते हैं 3, जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। और अब आपको समन्वय संख्या के आधार पर तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको ज्ञात करना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या या कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय परमाणु को दिए गए हैं उसका निर्धारण सूत्र से हो जाएगा। यहाँ पर CO एकल दंतुक लिगैंड है और 4 एकल दंतुक लिगैंड है अर्थात समन्वय संख्या कितनी होगी 4। इस 4 समन्वय संख्या को हम अगर प्रदर्शित करें तो हमें 4 रिक्त कक्षक चाहिए और 4 रिक्त कक्षक आप गिनती करें 1 2 3 4 कंप्लीट हो जाते हैं। निम्नतम ऊर्जा के रिक्त कक्षक से लेकर के गिनती करें तो 4 संकर कक्षक हो जाएंगे और इन संकर कक्षकों को हम प्रदर्शित करेंगे इस रूप में अर्थात 4 sp3 संकर कक्षक बनेंगे और प्रत्येक sp3 संकर कक्षक में CO अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देगा अर्थात यहाँ पर कुल कितने सिग्मा बंध बनेंगे, टोटल 4 सिग्मा बंध बनेंगे और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें अरेंज्ड किए जाते हैं। और ऐसी स्थिति में ये भी इसके साथ आपको बनाना है। इस तरीके से आपके पास में संकरण ज्ञात हो जाता है, कौन सा sp3। तो इस प्रक्रिया से हमने ज्ञात किया VBT से संकरण कौन सा आ रहा है sp3 और अगर संकरण sp3 है तो ज्यामिति हो जाएगी सम चतुष्फलकीय। इसके अलावा अगर ज्यामिति सम चतुष्फलकीय है ऐसी स्थिति में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके अंदर उपस्थित नहीं है अतः यह प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होगा। तो इसकी चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी, प्रतिचुंबकीय होगा क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी उपस्थित नहीं है और चूंकि इसमें D कक्षक प्रयुक्त नहीं हो रहे हैं इसलिए इसको हम आंतरिक और बाह्य कक्षक संकुल में विभाजित नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसके अंदर आंतरिक और बाह्य कक्षक संकुल लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से NiCO4 टेट्रा कार्बोनिल निकल 0 संकुल की संकरण और ज्यामिति की प्रक्रिया हम ज्ञात कर सकते हैं अर्थात VBT की सहायता से दिए गए संकुल की ज्यामिति और संकरण का निर्धारण हम आसानी से कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं इम्पोर्टेंट ले रहा हूँ और ये अपवाद स्वरूप एग्जाम्पल है और इसको अच्छी तरह से सिर्फ याद रखना है, ये सही व्याख्या के रूप में प्रदर्शित नहीं किया गया है। तो यहाँ पर हम लास्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं और ये है CuNH3 और संकुल पर आवेश दिया गया है 2+ और इसके लिए आपको म्यू का मान दिया है 1.732 बोर मैग्नेट्रॉन अर्थात इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है अर्थात n का मान कितना होगा, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा एक। कैसे दर्शाएंगे देखिए, इसमें सबसे पहले
सेंट्रल एटम के रूप में आपके पास में है कॉपर। कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें 3d10 4s1 होता है। ये स्थायी विन्यास की श्रेणी में आता है। तो स्थायी विन्यास 3d10 4s1 और ये स्थायी विन्यास को दर्शाएगा। अब उसके बाद में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था देखें तो अमोनिया पर कोई आवेश नहीं है और संकुल पर आवेशी कॉपर का आवेश है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी +2, अर्थात कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाएगा Cu2+ बनाएगा, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको यहाँ पर लिखना है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कम करेंगे पहले के विन्यास में से 2, उच्च ऊर्जा वाला 1 इलेक्ट्रॉन और 1 निम्न ऊर्जा वाला, तो ये हो जाएगा 3d9 और 4s हो जाएगा 0। ये इसके ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कॉपर 2+ के लिए या क्यूप्रिक आयन के लिए दर्शाया जाएगा। जब क्यूप्रिक आयन के लिए ये हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला है तो इसकी व्यवस्था आप इस तरीके से करेंगे ऊर्जा आरेख के रूप में। यहाँ पर डी कक्षक बनाइए और डी कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भरने के लिए आप पहले एक एक भरेंगे फिर युग्मन करेंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा, लेकिन प्रक्रिया ऐसे लिखी जाएगी। एस कक्षक दिया गया है, रिक्त है। पी कक्षक आपको लिखना है जो कि रिक्त है, तो 4p 0, 4s 0 और 3d अगर प्रदर्शित कर रहे हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 9। ये इसके ग्राउंड स्टेट या आद्य अवस्था विन्यास को प्रदर्शित करता है। आद्य अवस्था में आने के बाद में अब आप देखें म्यू का मान। म्यू की प्रकृति देखी जाए तो यहाँ पर 1.732 बोर मैग्नेटॉन है, n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है। ऐसी स्थिति में चूंकि ग्राउंड स्टेट में 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पहले से उपस्थित है और इसलिए यहाँ पर हमें इसको पुनर्व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसके संकरण की और ज्यामिति की व्याख्या करने के लिए, जो कि वास्तविक ज्यामिति है, उसको समझाने के लिए यहाँ पर वीबीटी ने एक परिवर्तन किया है, वो आपको ध्यान में रखना है। वीबीटी के अनुसार हम इसमें डी आंतरिक कक्षक संकरण में प्रयुक्त करते हैं, इसलिए इस डी कक्षक का इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्तेजित करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में डी का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित करके हम किस में स्थानांतरित कर देते हैं 4p कक्षक में स्थानांतरित करते हैं। तो वीबीटी के अनुसार हम यहाँ पर म्यू और n का मान तो निश्चित पहले से ही है, लेकिन इसकी ज्यामिति को समझाने के लिए क्या किया गया है, इसका डी कक्षक उत्तेजित करके p में स्थानांतरित कर दिया और आंतरिक डी कक्षक हमने खाली कर दिया। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो रहा है इसलिए इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं उत्तेजन। उत्तेजन की प्रक्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन एक स्थानांतरित कर दीजिए और पीछे बचे कक्षकों को एज इट इज लिखिए। तो यहाँ पर 5d के कक्षक में 4 कक्षक पूर्णतः भरे हुए मिलेंगे, 1 कक्षक होगा खाली। उसके बाद में s कक्षक है खाली और p के अंदर 3 में से 1 में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गया है, बाकी 2 कक्षक क्या है खाली। तो 3d 8 4s 0 और 4p जो दिया गया है ये 1 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में लिखा जाएगा और इसी को हम एक्साइटेड स्टेट या उत्तेजन अवस्था कहते हैं। और ये वीबीटी के अनुसार कॉपर के अमोनिया संकुल की व्याख्या करने के लिए यहाँ पर उत्तेजन अवस्था को प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ पर भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही उपस्थित है। उसके बाद में आपके पास में आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितना है 4, अर्थात 4 रिक्त कक्षक चाहिए। तो हम निम्नतम ऊर्जा के रिक्त कक्षक से लेकर प्रारंभ करें तो नंबर 1 कक्षक, नंबर 2 कक्षक, नंबर 3 कक्षक और नंबर 4 कक्षक। तो इन 4 कक्षकों को लेकर के यहाँ पर क्या होगा संकरण होगा और संकरण होता है तो संकर कक्षक कितने बनेंगे, संकर कक्षक बनेंगे 4 संकर कक्षकों का नाम क्या होगा, एक आंतरिक डी कक्षक लिया तो 4 संकर कक्षक में एक डी कक्षक, एक एक्स कक्षक और 2 कौन से हैं पी कक्षक। तो यहाँ पर आपके संकरण हो जाएगा DsP2 और संकर कक्षक कितने बनेंगे
4, प्रत्येक संकर कक्षक का नाम है DsP2। तो ऐसी स्थिति के अंदर 4DsP2 संकर कक्षक रिक्त कक्षकों के रूप में उपलब्ध हैं और इन रिक्त कक्षकों के अलावा एक P कक्षक असंकरित अवस्था में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त होगा और बाकी के जो 4 D कक्षक हैं वो भरे हुए D कक्षक के रूप में आंतरिक कक्षकों के रूप में उपस्थित रहेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर 4DsP2 संकर कक्षक है, ये अमोनिया के साथ NH3 के 4 लिगेंडों के साथ 4 उपसय संयोजक बंध बनाते हैं और ऐसी स्थिति में 4 सिग्मा बंधों युक्त संकरण DsP2 के रूप में वर्गाकार समतल ज्यामिति प्राप्त होती है। और इस वर्गाकार समतल ज्यामिति की व्याख्या VBT के अनुसार इस रूप में उत्तेजन अवस्था के रूप में की जाती है। तो यहाँ पर संकरण है DsP2, तो ज्यामिति कैसी होगी? वर्गाकार समतल, जिसके केंद्र के अंदर कॉपर और 4 समतल की स्थितियों के अंदर अमोनिया लिगेंड 90 डिग्री के कोण पर वर्गाकार समतल ज्यामिति बनाते हैं। चूंकि यहाँ पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसलिए यह यौगिक कैसा होगा? अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है, या कह सकते हैं पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी का होगा। और इसके अलावा चूंकि D कक्षक आंतरिक D कक्षक प्रयुक्त किए जा रहे हैं तो इस संकुल को हम क्या कहेंगे? आंतरिक कक्षक संकुल कहा जाता है। तो इस तरीके से हम इनकी व्याख्या करते हैं और यहाँ पर दिए गए विभिन्न प्रकार के उदाहरणों से स्पष्ट कर सकते हैं कि दिए गए यौगिक की प्रकृति, संकरण और ज्यामिति क्या होती है और उसकी व्याख्या VBT के द्वारा कैसे की जाती है। इस तरीके के और काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं, उन प्रत्येक एग्जाम्पल्स को लेकर के अगर इसी स्टेप के अनुसार चलें, पहले केंद्रीय परमाणु, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, फिर ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करें, उसके आयन को लिखें और धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। विन्यास को फिर आप आद्य अवस्था के रूप में अलग अलग कक्षकों में इलेक्ट्रॉन वितरण के रूप में ऊर्जा के क्रम में लिखें। उसके बाद में चुंबकीय आघूर्ण की सहायता से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करके ग्राउंड स्टेट में अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो एज इट इज रहने दीजिए, नहीं है तो उतनी ही संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए रीअरेंज स्टेट या एक्साइटेड स्टेट निर्मित करिए। और एक्साइटेड स्टेट या रीअरेंज स्टेट या पुनर्व्यवस्थित अवस्था बनाने के बाद में बचे हुए शेष रिक्त कक्षकों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में समन्वय संख्या के अनुसार निश्चित रिक्त कक्षक लेकर के उनका संकरण करिए और संकरण के बाद प्राप्त होने वाले समान ऊर्जा के संकर कक्षकों में लिगेंड के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भर करके सिग्मा बंधों का निर्माण करके यहाँ पर इसकी संरचना प्रदर्शित की जाती है। जब संकरण ज्ञात हो जाएगा, संकरण के बाद में ज्यामिति निश्चित हो जाएगी और ज्यामिति आ गई है, फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को देख करके हम इसकी चुंबकीय प्रकृति को निर्धारित कर देंगे और अगर चुंबकीय प्रकृति आ जाती है तो प्रयुक्त किए गए D कक्षकों के आधार पर हम बता सकते हैं कि आंतरिक D कक्षक या आंतरिक कक्षक संकुल बना है या बाह्य कक्षक संकुल निर्मित हुआ है। तो इस तरीके से हम सभी उदाहरणों के द्वारा यहाँ VBT की व्याख्या कर सकते हैं। और अब हम लास्ट में ले रहे हैं VBT की कमियां क्या है और उसके बाद में उन कमियों को पूरा करने के लिए CFT का उपयोग कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग है VBT की कमियां और उन कमियों को पूरा करने के लिए या इन ड्रॉबैक्स को कंप्लीट करने के लिए फिर CFT का उपयोग किया जाता है और इसी के साथ VBT कंप्लीट हो जाएगा। इस VBT की सबसे पहली कमी मैं यहाँ पर शॉर्ट में इसको प्रदर्शित कर रहा हूँ। नंबर 1, VBT की पूरी प्रक्रिया के अंदर केवल केंद्रीय धातु परमाणु को महत्व दिया गया है, लिगेंड को यहाँ पर कोई महत्व नहीं दिया गया है। तो पहली कमी हो जाएगी मेटल या केंद्रीय परमाणु को महत्व दिया गया है जबकि लिगेंड को कोई महत्व नहीं दिया गया है। तो ये पहली कमी हो जाएगी। यहाँ पर लिगेंड की कहीं कोई बात नहीं चल रही, लिगेंड कैसा है, प्रबल है, दुर्बल है, क्या प्रकृति है,
कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। तो केवल केंद्रीय धातु परमाणु को ही महत्व इसमें दिया गया है। सेकंड आता है लिगेंड की प्रबल व दुर्बल प्रकृति की व्याख्या वीबीटी के द्वारा संभव नहीं है। तो वीबीटी लिगेंड की प्रबल और दुर्बल प्रकृति को समझाने में असमर्थ रहता है। प्रबल लिगेंड कौन से हैं, दुर्बल लिगेंड कौन से हैं, उसके बारे में ये कोई जानकारी प्रदर्शित नहीं करता है। ये इसकी महत्वपूर्ण सेकंड कमी को प्रदर्शित करता है कि वीबीटी लिगेंड की प्रबल और दुर्बल प्रकृति की कोई व्याख्या नहीं करता। इसी तरीके से यदि तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो आंतरिक कक्षक संकुल कब बनेंगे और बाह्य कक्षक संकुल कब बनेंगे, इसके बारे में भी यह कोई जानकारी नहीं देता। तो तीसरी कमी हो जाएगी बाह्य व आंतरिक कक्षक संकुल, कक्षक संकुल की व्याख्या नहीं कर पाता है या नहीं करता है। आंतरिक कक्षक और बाह्य कक्षक संकुल हम केवल कैसे ज्ञात कर रहे हैं, हमें पहले से ही चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात है। तो चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात होने के बाद हम उसके युग्मित इलेक्ट्रॉन ज्ञात करेंगे और उनकी सहायता से हम इलेक्ट्रॉनों को अरेंज करते हैं, रीअरेंज या पुनर्व्यवस्थित करके फिर ही ज्यामिति निर्धारित करते हैं। लेकिन सीधे तौर पर हम ये बता नहीं सकते कि आंतरिक कक्षक संकुल क्यों बन रहा है, बाह्य कक्षक संकुल क्यों बन रहा है। ठीक है, ये केवल चुंबकीय गुणों को लेकर के इलेक्ट्रॉनों के युग्मन और उनके अयुग्मन की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता। तो ये इलेक्ट्रॉन कब युग्मित होंगे नहीं होंगे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता, अर्थात बाह्य आंतरिक कक्षक संकुल की व्याख्या नहीं करता। चौथे नंबर पर यदि प्रदर्शित किया जाए तो यहाँ पर दिया गया वीबीटी सिद्धांत यौगिक के चुंबकीय गुण दूसरा अवशोषण स्पेक्ट्रम तीसरा, एक तो हो गया चुंबकीय गुण, अवशोषण स्पेक्ट्रम और तीसरा है रंग की व्याख्या नहीं करता है। ये इसकी बहुत बड़ी कमी है कि यहाँ पर रंग यौगिक कब प्रदर्शित करेगा, युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो यौगिक रंग प्रदर्शित कर रहा है, क्यों कर रहा है उसको समझाने में असमर्थ रहता है, अवशोषण स्पेक्ट्रम को समझाने में असमर्थ रहता है, साथ ही यौगिक के चुंबकीय गुणों की व्याख्या करने में भी ये समर्थ नहीं है। ये इसकी सबसे बड़ी कमी को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा भी कमियों के रूप में अगर प्रदर्शित करें तो एक अभी एग्जाम्पल हमने लिया था कॉपर सेकंड का, जो अमोनिया कॉम्प्लेक्स लिया था, उस अमोनिया कॉम्प्लेक्स के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें बताया था, वीबीटी के अनुसार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में उपस्थित होता है, जबकि ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या इलेक्ट्रॉन स्पिन रिजोनेंस या इलेक्ट्रॉन चक्रण अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी से ज्ञात करने पर यह इलेक्ट्रॉन किस में उपस्थित होता है, डी कक्षक में उपस्थित रहता है। कौन से डी कक्षक में, आंतरिक डी कक्षक में ही रहता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ईएसआर या वीबीटी के अनुसार इस कॉम्प्लेक्स के अंदर या कॉपर सेकंड के अमोनिया कॉम्प्लेक्स के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को पी कक्षक में बता रखा है, जो कि यहाँ पर ईएसआर के द्वारा सिद्ध किया गया कि ये डी में उपस्थित है, अर्थात वीबीटी इस इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति दर्शाने में समर्थ नहीं है। इसके अलावा एक और ख़ास पॉइंट और है, जिसमें कॉपर के सेकंड अमोनिया कॉम्प्लेक्स की बात करें या कोबाल्ट सेकंड के अमोनिया कॉम्प्लेक्स की बात करें तो दोनों कॉम्प्लेक्स के अंदर उत्तेजन अवस्था
पाई जाती है और उत्तेजन अवस्था में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दोनों में यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो दोनों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षक में उपस्थित हैं। ऐसी स्थिति में ये दोनों संकुल प्रबल अपचायक प्रकृति के होने चाहिए। लेकिन वीबीटी के अनुसार कोबाल्ट और कॉपर सेकंड के उत्तेजन अवस्था में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन कॉपर सेकंड तो अपचायक नहीं होता, अर्थात अपचायक नहीं है, जबकि कोबाल्ट अपचायक होता है या अपचायक प्रकृति का है। तो यहाँ पर दोनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, उत्तेजन अवस्था में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों ही अपचायक होने चाहिए। लेकिन वास्तविक रूप में कॉपर अपचायक प्रकृति का नहीं होता, लेकिन कोबाल्ट अपचायक प्रकृति का है। इसका मतलब कॉपर सेकंड के अनअपचायक प्रकृति की व्याख्या वीबीटी के द्वारा संभव नहीं है। इसी तरीके से नेक्स्ट 7वें पॉइंट की अगर बात करें, नंबर 7, तो वीबीटी कहता है या संयोजकता बंध सिद्धांत जो कि संकुल यौगिकों के लिए प्रदर्शित किया गया है, ये सिद्धांत कहता है कि यदि आंतरिक कक्षक संकुल बनते हैं तो सहसंयोजक प्रकृति के होंगे और बाह्य कक्षक संकुल बनते हैं तो वो कैसे होंगे, वो हमेशा आयनिक प्रकृति के होंगे। तो वीबीटी के अनुसार दो प्रक्रिया हैं, आंतरिक कक्षक संकुल, आंतरिक कक्षक संकुल कैसे होंगे, सहसंयोजक होते हैं। लेकिन अगर इसके जगह कहा जाए बाह्य कक्षक संकुल, तो बाह्य कक्षक संकुल कैसे होंगे, आयनिक प्रकृति के होते हैं। जबकि एग्जाम्पल एक है जिसमें FeAC लिगेंड है, AC होल थ्राइस, कोई आवेश नहीं है। एसिटाइल एसीटोनेटो लिगेंड है, तो यहाँ पर एसिटाइल एसीटोनेटो के साथ आयरन का जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये जो कॉम्प्लेक्स है यह बाह्य कक्षक संकुल है। बाह्य जो कि किससे ज्ञात हुआ है, इसके चुंबकीय आघूर्ण से ज्ञात करने पर यह बाह्य कक्षक संकुल है, जो कि वीबीटी के अनुसार बाह्य कक्षक संकुल के रूप में प्रदर्शित होता है। लेकिन यह बाह्य कक्षक संकुल कैसा है, यह सहसंयोजक होता है, सहसंयोजक प्रकृति का है। इसका मतलब ऊपर जो पॉइंट वीबीटी ने प्रदर्शित किया है कि आंतरिक कक्षक संकुल सहसंयोजक होंगे और बाह्य कक्षक संकुल आयनिक होंगे, तो इसके आधार पर वीबीटी के आधार पर ये संकुल आयनिक होना चाहिए, लेकिन आयनिक की बजाय ये सहसंयोजक प्रकृति का है। इसी तरीके से यहाँ पर AC का नाम आपको ध्यान रखना है, एसिटाइल एसीटोनेटो लिगेंड की बात कर रहे हैं, जिसको शॉर्ट में ACAC लिखा गया है। अगले पॉइंट के रूप में लिखें कि वीबीटी यह बताने में असमर्थ है कि क्यों दिए गए कुछ केंद्रीय परमाणु जो कि यहाँ पर संक्रमण तत्व हैं, कुछ संक्रमण तत्व एक से अधिक ज्यामिति भी प्रदर्शित करते हैं, आंतरिक और बाह्य कक्षक संकुल भी बनाते हैं, और कुछ ऐसे संक्रमण तत्व या धातु परमाणु या धातु आयन हैं जो केवल एक ही प्रकार की ज्यामिति प्रदर्शित करते हैं। इसकी व्याख्या करने में भी असमर्थ है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, अगर मैं लेता हूँ Fe3+ की, तो यह sp3 संकरण में समचतुष्फलक ज्यामिति भी बनाता है। DsP इस अवस्था के अंदर D2sp3 और sp3d2 संकरण भी प्रदर्शित करता है। इसके अलावा क्रोमियम की बात की जाए Cr3+ की, तो Cr3+ या ऑक्सीकरण अवस्था 3 के रूप में लिया जाए, यह केवल D2sp3 युक्त अष्टफलकीय ज्यामिति ही बनाता
ऐसा क्यों, इसकी व्याख्या करने में VBT असमर्थ है। तो इसके पॉइंट में क्या लिखा जाएगा कि VBT यह बताने में असमर्थ रहता है कि क्यों कुछ संकुल धातु परमाणु या संक्रमण धातु परमाणु एक से अधिक ज्यामिति प्रदर्शित करते हैं, जबकि कुछ संक्रमण धातु परमाणु हैं वो केवल एक निश्चित ज्यामिति ही दर्शाते हैं। इसकी व्याख्या करने में VBT असमर्थ रहता है। इसी तरीके से 9वें नंबर पर हम बात करते हैं, जो कि लास्ट पॉइंट के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं कि यदि हम D8 इलेक्ट्रॉन विन्यास युक्त संक्रमण तत्व की बात करें तो यह संक्रमण तत्व समन्वय संख्या 5 के संकुल बनाते हैं। ऐसा क्यों, इसकी व्याख्या करने में भी VBT असमर्थ रहता है। अर्थात D8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास युक्त संक्रमण तत्व समन्वय संख्या 5 के संकुल ही क्यों बनाते हैं या ऐसे संकुल क्यों निर्मित करते हैं, इसको समझाने में VBT असमर्थ रहता है। और इसी सब बिंदुओं की सहायता से हम सिद्ध कर सकते हैं कि VBT में काफ़ी कमियां हैं और इसीलिए VBT की जगह हम संकुल यौगिकों की व्याख्या और बंधन की प्रकृति को समझने के लिए या उनके व्यवहार को समझने के लिए CFT का उपयोग करते हैं। तो इसकी कमियों के बाद में हम CFT की सहायता से संकुल यौगिकों की ज्यामिति को या उनके संकरण को या उनकी बंधन प्रकृति को समझने के लिए CFT का उपयोग करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम CFT पढ़ेंगे और यहाँ पर आपके VBT कंप्लीट हो जाता है। अब CFT थोड़ा लंबा टॉपिक है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इसके अंदर बनते हैं और ये बहुत सिंपल प्रक्रिया के रूप में मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच।